पहुंचा सर 2 मटेरियल? मिनट चाहिए सर, 2 मिनट रुक जाइए, रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए। अच्छा ठीक है, ठीक। सर हो गई शुरू, शुरू करिए सर। अच्छा ठीक है। कैलाश जी, कुछ तुम्हारे पास मटेरियल पहुंचा? सर अभी तो हम सब नहीं होंगे। अच्छा सुनो, फटाफट से मेल आईडी अपनी भेजो, जिसको जिसको चाहिए हम एक साथ भेज देते हैं। जी सर। ये सौरभ कहाँ गायब है भाई, इसका चेहरे नहीं दिख रहा। हाँ सर। आवाज आ रही है तुम्हारी? हाँ सर, यहाँ पे नेटवर्क की ज्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए ऑफ किए हुए हैं। अच्छा, तो तुम्हारे लेफ्ट पास में। कुछ मटेरियल पहुंचा है तुम्हारे पास? हाँ सर, व्हाट्सएप पे आपने भेजा है ना? हाँ मिल गया ना? हाँ सर, आ गया पूरा। तो अच्छा, सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट्स ब्रिटिश एम्पायर। आज हमने कई स्लाइड्स भेजी हैं, 4 5 या 6, तो इसी से शुरू करो जरा। सौरभ ठीक है सर, ठीक है। एक तुम पढ़ो तो दूसरा पढ़ेगा, उस पर डिस्कस करें। ठीक है सर। भारत के विभिन्न शहरों में कला के स्कूल ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा स्थापित। हाँ, इसमें सर ये बिल्कुल शुरू से पूरा पढ़े कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वही पढ़े? शुरू से पढ़ा, हम लोग जनरल डिस्कशन करते हैं। अच्छा, ठीक है। भारतीय कला के प्रति अंग्रेजों के दृष्टिकोण ने भारतीय कलाकारों के औपचारिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए अंग्रेजों ने भारत के प्रमुख शहरों में कला विद्यालय स्थापित करना शुरू किया था। भारत में कला विद्यालय खोलने का एक मुख्य कारण यह था कि अंग्रेजों ने पाया कि भारतीय कलाकारों में कला के वैज्ञानिक ज्ञान की कमी थी और वे प्राकृतिक परिदृश्य बनाने में कम सक्षम थे। एक अन्य कारण 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ब्रिटिश जनता द्वारा भारतीय विलासिता शिल्प की मांग थी, जो प्रारंभिक निर्माताओं के लिए विचार का प्रमुख बिंदु बन गया था। कला शिक्षा को इन कला विद्यालयों की नींव के साथ एक मंच मिला। इसके अलावा बाद में लाहौर में स्थापित कला विद्यालय, जो मूल रूप से प्रांतीय सरकार के अधीन था और संस्थापकों की जरूरतों और उद्देश्यों के अनुसार काम कर रहा था। 1890 के दशक तक ये स्कूल ललित कला और शिल्प के लिए अलग अलग डिवीजन बनाने में सक्षम थे। 26 फरवरी 1839 को एक सार्वजनिक बैठक के बाद कलकत्ता में पहला उचित कला विद्यालय कलकत्ता मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट एंड बेटा इसमें थोड़ा सा हम बोल लें, इसके आगे अगला पॉइंट ले लेना। इसमें हम लोगों ने एक दिन और चर्चा की थी, थोड़ा इंट्रोडक्टरी टाइप की, कि इनका उद्देश्य देखो, ये जैसे व्यापारियों के रूप में आए थे, तो ये तो व्यापार के दृष्टिकोण से इनको 2-3 अपने मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। एक तो इनको रोड्स बनाने थे, रोड बनेंगे, रेलवे ट्रैक बनाने थे और उनके लिए पुल वगैरह बनाए थे, तो इनको काफी कुछ सर्वेयर भी चाहिए थे। और साइड बाई साइड हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था कि यहाँ के जो भारतीय कला है वो अपने आप में अद्वितीय टाइप की, बहुत दूसरे देशों की कला, विश्व कला पटल देखते तो भारतीय कला काफी उच्च कोटि की है। तो यहाँ से ये लोग कुछ कलाकृतियां अपने देश वापस लेके जाते थे, तो धीरे धीरे वहां पे डिमांड बढ़ी। तो वहां पे फिर इन्होंने कुछ वैसी कलाकृतियों की रिप्रोडक्शन कराने का एक वो आया, इन्होंने शुरुआत की है। तो ये बेसिकली जितने पुराने, जिनको हम आज कल कला महाविद्यालय के नाम से जानते हैं, चाहे वो मेयो कॉलेज लाहौर का हो
चाहे ये कलकत्ता आर्ट्स कॉलेज जो आज है, या मद्रास का आर्ट्स कॉलेज है, जे आर्ट्स कॉलेज, तो शुरुआत में ये इस रूप में नहीं खुले थे। बाद में धीरे धीरे ये टोटली आर्ट एजुकेशन पर केंद्रित हुए, और शुरुआत में जो इनका सिलेबस था या पढ़ाने का जो पैटर्न था वो वेस्टर्न था। और जब हम लोग बात करते हैं कला के की समीक्षा की या मूल्यांकन की, कि कौन सी कलाकृति अच्छी है या नहीं है, या किस श्रेणी की है, तो हम लोग सौंदर्य शास्त्र की बात करते हैं, ठीक है। तो अब इस तरीके से जैसे पश्चिमी कला सौंदर्य अलग है, हमारे यहाँ का कला सौंदर्य का वो अलग है, क्योंकि जब ब्यूटी की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग बाह्य सौंदर्य और आंतरिक सौंदर्य की बात करते हैं, ठीक है, इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी। तो हमारी जो देश की कला है वो आत्म अभिव्यक्त की है, कि हम अपने भावों की अभिव्यक्त करते हैं। और जब भावों की जहाँ अभिव्यक्त की बात आती है तो वहाँ भावों का तो कोई भौतिक स्वरूप होता नहीं है, तो वो हम विचारों की अभिव्यक्त करें। और वहाँ पर वेस्टर्न उसमें वो ऊपरी तरफ भक्ति करते थे। हम अंदर कितने भी परेशान है, कुछ है, टाई सूट लगा के बैठे, तो उनके कला को देखने का नजरिया अलग था, हमारा अलग था। तो शुरुआत चूंकि इन्हीं द्वारा ये इस तरीके के इंस्टीट्यूट शुरुआत में इस्टेब्लिश किए गए थे, तो इनका जो पढ़ाने का ढंग था वो पश्चिमी कला से उनका सिलेबस डिजाइन हुआ था। तो हमारा जो कला है वो मौलिक क्रिएशन का है, अपने विचारों के अगर हम अभिव्यक्त कर रहे हैं तो वो मौलिक क्रिएशन है, जबकि वहां पे वो बाहरी सौंदर्य के तड़क भड़क को करते थे। तो बाहरी सौंदर्य के तड़क भड़क कर ले तो वो तो काम कैमरा भी कर लेता, वहां मौलिक सृजन का तो उतना ज्यादा प्रश्न नहीं उठता है। तो शुरुआत में उनका इस्टेब्लिश करने का उद्देश्य लगभग इस प्रकार था। अब आगे बढ़िए इसको और सौरभ हाँ सर आगे आगे बढ़िए। वो पैरा छोड़ दे सर कि वो छोड़ दीजिए उसके आगे है सर ब्रिटिश काल के दौरान कला शिक्षा। कला शिक्षा औपनिवेशिक काल जिसको बोलते हैं, काल के क्षेत्र में औपनिवेशिक शासन के प्रभाव को विशेष रूप से कला शिक्षा के संगठन के माध्यम से महसूस किया गया था। 1876 तक ब्रिटिश सरकार ने मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता सहित औद्योगिक कला के 22 स्कूल स्थापित किए थे। 1878 के आसपास लाहौर में एक और स्कूल खोला गया। भारतीय कला के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति उनकी रिपोर्टों और कार्यवाही उपायों में स्पष्ट रूप से विरोधाभासी दृष्टिकोणों की विशेषता थी। एक नीति थी भारतीय कला के अस्तित्व को पूरी तरह नकारना। सामान्य शिक्षा नीति पर प्रचलित वर्चस्व की नस्लवादी भावना मैकाले के बयानों में स्पष्ट प्रति दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। इसने आंशिक रूप से ब्रिटिश जनता की चिंताओं 1875 के दशक तक को भारतीय विलासिता शिल्प के घटते उत्पादन पर छिपा दिया। 1851 की महान लंदन प्रदर्शनी ने यह स्पष्ट कर दिया कि रूढ़िवादी ब्रिटिश विशेषज्ञों के विचार जो भी हों, यूरोपीय पारखी लोगों ने भारतीय कला में बहुत कुछ पाया जो सराहनीय था। उन्होंने यूरोपीय शिल्पकारों का ध्यान भारतीय कारीगरों की तकनीकों और कौशल की उत्कृष्टता की ओर आकर्षित किया। यह ओवेन जोन्स, रस्किन और विलियम मॉरिस जैसे पुरुषों से जुड़ा एक आंदोलन था जिन्होंने भारतीय कला की प्रशंसा की, जो भारतीय राष्ट्रवादी कला आंदोलन को प्रभावित करने के लिए आए। तो जब शुरू हुआ तब अवनींद्रनाथ और उनके छात्र 1915 में गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज से बाहर चले गए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की तरह
कला शिक्षा ने अर्ध सरकारी ब्रिटिश संरक्षण के तहत अपनी प्रारंभिक शुरुआत की और स्थानीय बुद्धिजीवियों द्वारा उत्साहपूर्वक प्रतिनिधित्व किया। 1839 में स्थापित यांत्रिक संस्थान की प्रबंध समिति में भारतीय समीक्षा के संपादक डॉक्टर फ्रेडरिक कॉबिन और युवा बंगला प्रसिद्ध के ताराचंद्र चक्रवर्ती शामिल थे। 1854 में कर्नल ने विज्ञान उद्योग और कला संघ पर दिए गए व्याख्यान के प्रत्यक्ष प्रभाव में स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट की स्थापना की। अपने व्याख्यानों में गॉडविन ने सभी सौरभ, इसको थोड़ा और आगे बढ़ो। ये तो हम डिस्कस कर चुके कि ये जितने भी आर्ट स्कूल उस समय एस्टेब्लिश हुए, तो शुरू में जो आज उनका स्वरूप है, ये इससे पहले दूसरे उद्देश्य से खोले गए थे, कई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, कई किसी उसके लिए, फिर बाद में कन्वर्ट हुए। इसके और आगे बढ़ो थोड़ा। ठीक है सर, ये पढ़ रहे हैं हम। हाँ। भारत में डिजाइन शिक्षा का इतिहास। हाँ। पहले है मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट। हाँ। 1 मई 1875 को मद्रास प्रेसिडेंसी के रेजिडेंट सर्जन सिकंदर द्वारा एक निजी कला विद्यालय के रूप में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की गई थी। यह भारत में स्थापित पहला और एशिया में पहला कला विद्यालय था। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ डिजाइन जितने ब्रिटिश काल के कला विद्यालय है उसमें सबसे पुराना यही है मद्रास में। ठीक है, चलो आगे। और यह भारत में स्थापित पहला, हाँ ये तो हो गया। 1837 में लंदन में इसकी स्थापना गवर्नमेंट, इसके पहले जो था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ डिजाइन की स्थापना 1837 में लंदन में हुई थी। भारत में पहले कला स्कूलों का विकास ब्रिटेन में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ डिजाइन से निकटता से जुड़ा था। तब मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट ने अपनी स्थापना के बाद एक औद्योगिक कला अनुभाग खोला, तो स्कूल के नाम में डिजाइन शब्द जोड़ा गया। भारत में अपने चिकित्सा कर्तव्यों का पालन करते हुए हंटर ने मिट्टी के बर्तनों के उत्पादन के साथ प्रयोग करना शुरू किया और स्थानीय संसाधनों को स्थानीय उद्योगों में विकसित करने में रुचि रखते थे। उनके द्वारा सीखी गई स्थानीय तकनीकों को मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट औद्योगिक कला खंड में मिट्टी के बर्तनों के उत्पादन कार्यक्रम के रूप में विकसित किया गया था। संस्था अकादमिक प्रकृतिवाद की ओर विकसित हो रही थी। 1880 के दशक में ब्रिटेन और यूरोप में सजावटी कला और शिल्प रुचि भी विकसित हो रही थी। हैवेल अधीक्षक बन गए और अपने दशक के लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने पश्चिमी मॉडलों के बजाय भारतीय पर आधारित कला शिक्षा विकसित करना शुरू कर दिया। हैवेल और उनके उत्तराधिकारी हैडवे दोनों कला और शिल्प आंदोलन के समर्थनों की इस नई पीढ़ी के थे। मॉरिस एस्थेटिक मूवमेंट और आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट दोनों के अग्रणी थे। ये बेटा जो हम लोग पिछले लेक्चर्स में बात करते रहे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स की, ठीक है, तो ये जब ईवी हैवेल यहाँ पे आए थे, वैसे तो मूल रूप से वो ब्रिटिश अधिकारी थे। उन्होंने जो उस समय यहाँ इन आर्ट्स कॉलेजेस में जिस तरीके की शिक्षा का प्रबंध था, जो वो मेथड अपना रहे थे, और जब उन्होंने भारतीय कला को यहाँ पर काफी दिन रह के उसको जाना समझा, तो तब उन्होंने ये सबसे पहले महसूस किया था कि यहाँ पे जो टीचिंग मेथड है वो यहाँ की भारतीय कला का विकास तो उससे नहीं हो सकता। तो उनके मूवमेंट से फिर उस मूवमेंट को और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो बढ़ाया था, उस पूरे मूवमेंट को हम लोग कहते हैं बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स। ठीक है, अब और आगे बढ़ो सुनो। जी ये सर 2 बार है क्या? मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट वाला शायद 2 बार आ गया है। इसके आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक। उसमें हिंदी इंग्लिश में दोनों होगा, हो सकता है। उसके बाद कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट है। कोलकाता में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना 16 अगस्त 1854 को एक निजी कला संस्थान के रूप में गन्नाहटा चितपुर द्वारा स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट के रूप में की गई थी। यह भारत के सबसे पुराने कला विद्यालयों में से एक था। 1864 में इसका नाम बदलकर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कर दिया गया और 1951 में यह गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट बन गया। कलकत्ता स्कूल की स्थापना से पहले मुख्य रूप से तकनीकी विषयों में कामकाजी पुरुषों को वयस्क शिक्षा प्रदान करने के लिए युवा पुरुषों के लिए यांत्रिक कला प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए फरवरी 1839 में कलकत्ता में एक यांत्रिक संस्थान की स्थापना की गई थी। उन्हें अक्सर स्थानीय उद्योगपतियों द्वारा वित्त पोषित किया जाता था क्योंकि वे अंततः अधिक जानकार और कुशल कर्मचारी होने से लाभ होगा। जबकि इसी तरह संगठनों को कभी कभी केवल संस्थान कहा जाता था, कोई भी कला विद्यालय नहीं था। कलकत्ता में तत्कालीन प्रधानाचार्य लोके ने लंदन में साउथ केंसिंगटन स्कूल की तर्ज पर कला शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया। वे 1882 तक गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल बने रहे। बाद में हैवेल 1896 से 1905 तक गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता के प्रिंसिपल थे, जहां उन्होंने पश्चिमी के बजाय भारतीय कला और डिजाइन पर आधारित कला और कला शिक्षा की एक शैली विकसित की। कवि रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ मॉडल, जो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में आज के विश्व भारती की स्थापना करने जा रहे थे। इसके आगे फिर सर जे स्कूल ऑफ आर्ट है। अच्छा, सौरभ एक काम और करो। हाँ सर। आप लोगों के पास ये मटेरियल नहीं पहुंचा है तो उसमें देखो साइड में उन जो आर्ट स्कूल है उनकी बिल्डिंग्स भी होगी, एक व्यू वो भी अपने अगर दिखा सकते हो क्या? अच्छा, तुम्हारा सब प्रिंटेड नहीं, वो नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। और उसमें साइड में भी वो दिया है उल्लेखनीय पूर्व छात्र, वो भी बता सकते हो जो रिनाउंड आर्टिस्ट रहे। मुझे सेंड कर दीजिए, हम दिखा सकते साइड में टेबल दी हुई होगी सभी जगह। सर हम सबके पे सेंड कर दे क्या? एक ग्रुप है उसमें सेंड कर दे रहे हैं। हाँ, सेंड कर दो, सेंड कर दो। ठीक है सर। सेंड हो चुका है, सेंड हो चुका है। हाँ, सेंड कर दिया है सर। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक, तो चलो आगे बढ़ो। ठीक है सर। तो ये जे स्कूल ऑफ आर्ट वाला पढ़ रहा है सर। हाँ, ठीक ठीक। स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्रीज या सर जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना 2 मार्च 1857 को एक पारसी भारतीय व्यापारी और परोपकारी सर जमशेद जी द्वारा की गई थी, जो यहाँ आयोजित महान प्रदर्शनी में शिल्पकारी की गुणवत्ता से प्रभावित थे। हाइड पार्क, लंदन 1851 में उन्होंने भारतीय शिल्पकारों को प्रशिक्षित करने के लिए बॉम्बे में कला और उद्योग के लिए एक स्कूल की आवश्यकता को समझा। स्कूल की शुरुआत एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में प्राथमिक ड्राइंग और डिजाइन कक्षाओं के साथ हुई थी, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य पेंटिंग, ड्राइंग और डिजाइन, सजावटी मिट्टी के बर्तनों, धातु और लकड़ी की नक्काशी और मोड़ में निर्देश प्रदान करना था। जटिल मशीनरी थी और कुशल कारीगरों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था, जो कलात्मक शिल्प उत्पादों का निर्माण कर सकते थे और भारतीय शिल्प के पारंपरिक कौशल और तकनीकों को संरक्षित कर सकते थे। सर जमशेद जी भाई के जीवन काल में स्कूल ऑफ आर्ट इंडस्ट्री का प्रायोगिक स्कूल के रूप में संचालित हुआ था। इसके बाद फिर अगला है सर, ये लखनऊ वाले का हिंदी में नहीं है क्या? हिंदी में नहीं दिख रहा है। आधार वाले उसके बाद लास्ट में है सर अन्य कला विद्यालय। हाँ, जयपुर आर्ट्स कॉलेज लास्ट वाला ना। थॉमस हेंडले की सहायता से जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा 1866 में की गई। मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे के कला के 3 ब्रिटिश सरकारी स्कूलों के विपरीत, जहां मुख्य फोकस ड्राइंग था, एक पश्चिमी कौशल अधिक स्थानीय तकनीकी और औद्योगिक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की गई थी। जयपुर दरबार ने महसूस किया कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के कला विद्यालयों ने ड्राइंग पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया है
जैसे वे एक पश्चिमी कौशल मानते थे। यद्यपि उन्होंने अधिक स्थानीय औद्योगिक कलाओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उन्हें एक यूरोपीय सर्जन डॉक्टर डी पे बेक का भी समर्थन मिला, जो राजस्थान कला के प्रति उत्साही थे और जो जयपुर में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट को निर्देशित करने के लिए भी सहमत हुए। जबकि मद्रास स्कूल और कलकत्ता स्कूल के पारंपरिक कला का पालन किया। बॉम्बे स्कूल ने पारंपरिक कला का पालन किया। बॉम्बे स्कूल ने मुख्य रूप से पश्चिमी कला को पढ़ाया। हालांकि ब्रिटेन से आए कई शिक्षक साउथ केंसिंगटन स्कूल के स्नातक। ये फोटो के पीछे छुप गया है सर, वो दिख नहीं रहा है। अच्छा, वो असल पीपीटी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो इसीलिए इस तरह से भेजा। तो वो पीछे क्या है पता नहीं चल रहा है। आगे बढ़ो। तो हालांकि ब्रिटेन से आए, इसके बाद फिर लिखा उनके विचार 1860 से 70 के दशक में औद्योगिक कला से ललित कला शिल्प में बदल गए। 90 दशक बस खत्म हो गया सर ये। ठीक है। कालीघाट पेंटिंग पर कौन? खुशबू जी, कालीघाट पेंटिंग पर जरा डिस्कस करिए। जी सर। उस दिन तो हम लोग ऐसे वर्बली ऐसे थोड़ा थोड़ा किया था। आपके पास है? यस सर है। जरा प्रकाश डालिए, कब से खुली हुई ये यस सर, ओपन कर लूं सर? कर लीजिए। ओपन हो गया? यस सर। हाँ, शुरू करिए। क्या हुआ खुशबू जी, बोलिए। सर बस 1 मिनट सर, वो ओपन हुआ था, बैक हो गया। चलिए, बस सर 1 मिनट। सर स्टार्ट करें? जी बिल्कुल करिए। कालीघाट काली मंदिर कालीघाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में एक हिंदू मंदिर है जो हिंदू देवी काली को समर्पित है। यह 51 शक्ति पीठों में से एक है। कालीघाट कोलकाता शहर में हुगली नदी यानी भागीरथी के पुराने जल मार्ग आदि गंगा पर कालीघाट के लिए पवित्र एक घाट लैंडिंग चरण था। कहा जाता है कि कोलकाता नाम कालीघाट मंदिर की कालिकाता देवी शब्द से लिया गया है। समय के साथ नदी मंदिर से दूर चली गई है। मंदिर अब आदि गंगा नामक एक छोटी सी नहर के किनारे पर है जो हुगली से, सर ये थोड़ा ढक गया है। अच्छा, चलिए अभी जब हम नेक्स्ट है कालीघाट पेंटिंग या कालीघाट पर की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल, भारत में कालीघाट काली मंदिर कालीघाट कलकत्ता के आसपास और अंगतुंगों द्वारा काली मंदिर में ली गई यदागार वस्तुओं से हुई है। समय के साथ कालीघाट पट चित्रण भारतीय चित्रकला की एक विशिष्ट चित्र शैली के रूप में विकसित हुआ। हिंदू देवी देवताओं, भगवान और अन्य पौराणिक पात्रों के चित्रण से कालीघाट पेंटिंग विभिन्न विषयों को प्रतिबिंब करने के लिए विकसित हुई, जिसमें सर उसके बाद वो ढका हुआ है सर। अच्छा सर फिर नेक्स्ट है कालीघाट चित्र शैली का इतिहास। 19वीं शताब्दी में बंगाल में फलने फूलने वाली एकमात्र स्कॉल पेंटिंग की पारंपरिक चित्र शैली थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय थी। यह चित्रण कार्य कपड़े या पटों पर, सर कंटिन्यू करूं?
यह चित्रण कार्य कपड़े या पटों पर किया जाता था। उन्होंने देवी देवताओं की पारंपरिक छवियों और तुलसीदास के रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों के दृश्यों को चित्रित किया जाता था। कलाकार ग्रामीण थे जो अपने स्क्रॉल चित्र के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे और गांव की सभाओं और विभिन्न त्योहारों के दौरान चित्रों में चित्रित महाकाव्यों के दृश्यों को गीत में प्रस्तुति अभिनीत करते थे। इन कलाकारों को पटुआ या कपड़े पर चित्रित करने वाले चित्रकार कहा जाता था। इनको जो समुदाय इनको चित्रित करता उनको पटुआ कहते हैं। पटुआ मतलब पट चित्र से मतलब बना है, कपड़े पे बनाए जाते थे। तो उसी से एक शब्द और निकाले, चित्रों में बनाने वालों को पटुआ कहते हैं। ठीक है, उनकी कम्युनिटी को पटुआ कम्युनिटी कहते हैं। फिर है ब्रिटिश इस कला के संरक्षक के रूप में। इसमें सर इस बीच अंग्रेजों ने देश में खुद को राजनीतिक रूप से स्थापित करने के बाद कला, साहित्य और संगीत में रुचि दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे संस्थापकों की स्थापना की जो भारतीय कलाकारों को यूरोपीय शैली में शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करते थे। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट ऐसे ही एक स्कूल था और इसने पारंपरिक कलाकारों पटुआ को शहर की ओर आकर्षित किया। प्रारंभ में ये कलाकार कालीघाट के मंदिर के आसपास केंद्रित थे, जहां धार्मिक चित्रों की मांग थी। धीरे धीरे उन्होंने नई चित्रण तकनीकों को सीखना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें अपनी आय बढ़ाने में मदद मिली। उन्होंने कला के एक नए रूपों का वहाँ पे जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे उड़ीसा और बंगाल के पट्टे, तो वहाँ पे इसी शैली की बात कर रहे थे। तो वहाँ पे दो तरीके का ये चित्र बनाए जा रहे थे। एक तो जो जहाँ पे काली मंदिर जनरली देखा हो, जो भी बड़े बड़े धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पे मार्केट डेवलप हो जाता है, छोटी छोटी दुकान हो जाती है। तो वहाँ पे ये जो पटुआ जो समुदाय के लोग ये चित्र बनाते थे, पटुआ कहलाते थे, वो भी वहाँ पे रोड के किनारे बैठ के चित्र बनाया करते थे, छोटे छोटे आकार में। और उनकी फिल्म जनरली उसी होती थी किस पर तालीम के और धीरे धीरे जो अंग्रेजों की डिमांड के आधार पर वो दूसरे सब्जेक्ट भी बनाने लगे। तो इसको जो वहाँ के जो मैथोलॉजिकल थीम से हट के जो दूसरे सब्जेक्ट बनाए हैं, कई बार इसमें बेटा आवाज आ रही है? ये सर आ रही है। मेरे को बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है सर, क्लियर नहीं आ रही है सर, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। मैं बोलता हूँ तो कहीं से आवाज आ रही है, किसी का या तो म्यूट कर दें, सब लोग म्यूट कर दें। जो सब लोग म्यूट कर दे, एक लोग खुशबू खोले रखेंगे, ठीक है। अब आवाज ठीक है, अब तो सही आ रही होगी। तो हाँ सर, अच्छा ही आ रही है। तो वो एक करते क्या थे, जैसे उन्होंने अभी जिक्र किया था कि वो उनसे उनकी आय बढ़ी। तो एक तो जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जिसके लिए ये बनाते हैं, जिसको भी आप लोगों ने स्कूल पेंटिंग की कहा, उनको कुंडली चित्र भी कहते हैं। तो उनका उद्देश्य तो दूसरा था कि गांव देहात में त्योहारों पर या दूसरे अवसरों पे जाके वो जो उन विषयों को जो चित्रित करते थे उसको परफॉर्म करते थे और उसको गा के सुनाते थे। ये तो इसलिए बनाते थे। लेकिन अब उससे तो उनका सिर्फ पेट नहीं भरता है। जैसे कभी ध्यान दिया कि जो लोग कई बार कहीं पे बड़े मंदिर जाते तो वहाँ पे पास से छोटे छोटे अब तो छपी हुई कार्ड वगैरह मिलने, छोटे लोग आके प्रसाद साथ एक वो भी दे देते। यही ट्रेडिशन उस समय था। तो उस समय तो प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी इतनी विकसित थी नहीं, तो वह हैंडमेड छोटे छोटे चित्र भी बनाया करते थे, ठीक है, और वो लोग ले जाते थे। अब अच्छा उस समय जो लोग लाते तो पैसा तो इतना ज्यादा लोगों के पास ऐसा था नहीं,
जन सामान के पास कि हर आदमी उसको खरीद सके, और खरीदेंगे तब जब उसकी कीमत कम हो। अब कीमत कम अगर रखी जाएगी तो उसमें हमें कई चीजों से उसमें थोड़ी कमी करनी पड़ेगी। एक तो हम जल्दी जल्दी चित्र बनाएं, जल्दी जल्दी बनाएंगे तो उतनी जो टेक्निकली तो उतने बहुत अच्छे बनेंगे नहीं, तो वो बहुत मतलब क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे नहीं होते थे, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी बनाना है, ज्यादा से ज्यादा बनाना है, तो वहाँ कंप्रोमाइज किससे करेंगे? क्वालिटी से, उसमें जो मटेरियल लगा रहे हैं उससे, तभी उसकी कास्ट कम, प्रोडक्शन कास्ट कम कर सकते हैं। तो इसलिए उसके लिए इस तरीके का जो आर्ट फॉर्म डेवलप हुआ वहाँ कालीघाट मंदिर के पास में, उसको बाजारू शैली भी कहते हैं। ठीक है, इसको बताने का मतलब ये था। मौलिक स्वरूप तो यही था जो पटचित्र थे, लेकिन बाजारू शैली के रूप में जो वहाँ पे हुए तो उसमें धार्मिक चित्र बनते बनते थे, काफी उसमें दूसरे विषयों को भी, रोमांटिक सीनों को भी वो पेंट करने लगे थे। आगे बढ़ो। प्रारंभ में ये कलाकार कालीघाट के मंदिर के आसपास केंद्रित थे, जहां धार्मिक चित्रों की मांग थी। धीरे धीरे उन्होंने नई चित्रण तकनीकों को सीखना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें अपनी आय बढ़ाने में मदद मिली। उन्होंने एक नए रूपों का निर्माण किया और कालीघाट पेंटिंग को जन्म दिया। फिर ओरिएंटल और ओसिडेंटल कालीघाट। बंगाली लोकाचार को प्रिय चित्रण का एक अन्य विषय चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्यों का था, लेकिन कालीघाट के कलाकारों ने खुद को धार्मिक विषयों तक सीमित नहीं रखा। विभिन्न व्यवसायों और परिधानों को दर्शाने वाले उनके चित्र भी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय थे। यहाँ तक कि अपराध जैसी समकालीन घटनाएं भी अनेक चित्रों का विषय थी। चित्रकारों ने धर्मनिरपेक्ष विषयों और व्यक्तियों को चित्रित करने के लिए भी चुना और इस प्रक्रिया से स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाई। ठीक है। नेक्स्ट है दैनिक जीवन पर प्रभाव। कालीघाट के कलाकारों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने सामान्य सरल चित्र और रेखा चित्र बनाए, जिन्हें लिथोग्राफी द्वारा आसानी से बड़े पैमाने पर छापा जा सकता था। इस तरह की प्रिंटों को उस समय हाथ से रंगा जाता था। यह प्रवृत्ति 20वीं शताब्दी की शुरुआती चरण तक जारी रही और ये पेंटिंग संग्रहालयों और निजी संग्रहों में मौजूद समय में उपलब्ध नहीं है। कालीघाट चित्रों का आकर्षण इस तथ्य में निहित है कि उन्होंने दैनिक, सर ये ढक गया है, कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं। जी सर। तो एक बात इसमें आया था लिथोग्राफी। देखो ये प्रिंटिंग आज तो बहुत हम लोगों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है प्रिंटिंग की। शुरुआती दौर में तो जो एक व्यावसायिक रूप से जिस छापा कला को अपनाया गया उसको कहते हैं लिथोग्राफी। ठीक है, और जो देखो कलाकृतियां जो मौलिक होती है वो तो बहुत महंगी होती है, वो तो अमूल्य होती है, उसकी तो कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती और हर आदमी उन ओरिजिनल कलाकृतियों को अफोर्ड भी नहीं कर सकते जिसके पास पैसा नहीं है। ठीक है, लेकिन एक ये टेक्निक और एक राजा रवि वर्मा का नाम आता है, जिन्होंने आर्ट को जन जन तक पहुंचाने में बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था। ये टेक्निक छापा कला की थी शुरुआत में, तो इसके एक छापा कला के हो गए, लेकिन इसका एक दोष था कि आज तो आपके पास मल्टी कलर प्रिंटर है ना, ऑफसेट मशीन है, अब तो हर घर में छोटे छोटे प्रिंटर भी आ गए हैं, आप कलर प्रिंट आसानी से घर पे भी निकाल लेते हैं। उस समय ये सुविधा नहीं थी, तो एक लिथोग्राफी छापा कला की टेक्निक आई। अब लिथोग्राफी छापा कला की में दिक्कत क्या थी, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस थी। इसमें क्या लिथोग्राफी एक टेटल प्रेस आपने सुना होगा या देखा भी होगा, जिसपे वो लेटर्स कंपोज करते हैं।
ठीक है, वो थ्रेडल प्रिंटिंग मशीन कहलाती है। तो लिथोग्राफी में क्या होता है, थ्रेडल में तो ये होता है कि हमें जो भी छापना है वो लेटेस्ट हमने कंपोज कर लिया और जो चित्र बनाना तो उसका ब्लॉक बन जाता था, वो उसमें असेंबल कर लेते थे और उसको डिसमेंटल करते थे तो वो लेटेस्ट हमारे दोबारा यूज हो जाते थे। लिथोग्राफी के ड्राबैक एक था कि ये थी तो वो थ्रेडल मशीन, प्रेस मशीन कह लो या जो थ्रेडल प्रिंटिंग मशीन आई थी उसी का थोड़ा पहले का वर्जन था। इसमें हमें जो भी छापना होता था तो उसको सबसे पहले वो जो हमें लिखना है या कोई चित्र बनाना है वो एक फ्लैट वो पत्थर का चौकोर टुकड़ा होता था, उस मशीन के साइज के अनुसार हमें जो भी छापना होता था उस पर वो सब उसमें पहले इनग्रेव करना होता था। चित्र अगर कोई बनाना तो वो इनग्रेव करना होता था। अब उसमें ड्रॉबैक ये था कि वो सिंगल कलर का ही निकलता था। तो इस तरीके से जो हमें चित्र बनाना उसका हमने लेआउट बना दिया ड्राइंग फॉर्म में, उसको छाप लिया, फिर उस पे चित्रकार फिर कलर भरते थे ब्रश से। तो ये इसका फायदा क्या हुआ, एक जैसे चित्र की हम मास प्रोडक्शन करने लगे, लेकिन फिर भी हमें हर चित्र में कलर अपने हाथ से भरना पड़ रहा था। ठीक, अब इसमें जो राजा रवि वर्मा का कंट्रीब्यूशन था, इंडिया में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का को इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था, राजा रवि वर्मा ने। और उनका उद्देश्य ये था कि हर आदमी तो वो ओरिजिनल पेंटिंग नहीं खरीद सकता, तो उनको कैसे उनकी प्रोडक्शन कास्ट की जाए कि आम लोग कम पैसे में उसको खरीद सके। तो उन्होंने फिर वो उनको उस पर रंगीन प्रिंटिंग से जो उनकी कृतियां थी उनको रंगीन प्रिंट निकाले, तो प्रिंट तो प्रोडक्शन कास्ट बहुत तो कम होती, तो इस तरीके से कला आम लोगों के घर पहुंची। ठीक है, तो ये लिथोग्राफी का ये हुआ, ये पहला कंट्रीब्यूशन था कि एक कदम आगे बढ़े थे कि आम कला को जन सामान तक कैसे पहुंचाया जाए कम पैसे। अब आगे बढ़ो, इसके चित्र हैं वो देख लो किस तरीके के सब्जेक्ट जैसे थे वो है। इसके बाद नेक्स्ट पीपीटी कौन पढ़ेगा? किशन जी आपको कौन सी पसंद है उसमें? जी सर, नेक्स्ट ये हड़ौती की है पर इसका सर हिंदी में ट्रांसलेट हुआ नहीं है सर। अच्छा चलो हिंदी को छोड़ दो, फिर नेक्स्ट कौन सी है? जी सर, ब्रिटिश वाली हो गई है सर, कला विद्यालय वाली 3 थी सर। नहीं, एक और भेजी थी वो एक दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे किशन खन्ना की, कि हमने कहा था एक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की भेजी हमने। किशन खन्ना की है सर, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की है सर एक। हाँ, तो उसमें पढ़ो ये जो इनके कांग्रेस मेंबर्स थे और कैसे ये ग्रुप डेवलप हुआ था और क्या इनके एम थे, इसको कर लो। ओपन हो गई? सर ये भी सर हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हुई है, पैग वाली भी। अच्छा, किशन खन्ना की किशन खन्ना वाली भी आई नहीं है सर कृष्ण। ये ग्रुप में से एक बार चेक कीजिए, ग्रुप में एक बार चेक कीजिए।
सिद्धार्थ जी, ये आपके पास है, आप ओपन करिए, आप शुरू करिए। किसान खन्ना वाली हिंदी इंग्लिश दोनों में। सर बंगाल स्कूल पढ़ते हैं, जो बंगाल और उड़ीसा वाला आपने सेंड किया है। पढ़िए पढ़िए उसको पढ़िए। और किसान खन्ना वाली आपस में शेयर कर लीजिए, सबसे लास्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। पट्टचित्र उड़ीसा और बंगाल की एक प्राचीन लोक कला है। ये चित्र हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है और विशेष रूप से जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित है। चित्र रंग, रेखाएं और अंतराल के उपयोग की अपनी सहज शैली के लिए दुनिया भर के कला प्रेमियों द्वारा इसकी सराहना की जाती है। पट्ट शब्द संस्कृत भाषा के पट्टा से बना है, जिसका अर्थ है कपड़ा, और चित्र का अर्थ है चित्र। कलाकारों को पटुआ कहा जाता है। पटुआ न केवल पेंट करते हैं, वे गाते भी हैं, क्योंकि वे दर्शकों को दिखाने के लिए पेंटिंग स्क्रोल को फहराते प्रदर्शित करते हैं। इन गीतों को पतर गान के नाम से जाना जाता है। गीत पारंपरिक पौराणिक कथाओं और आदिवासी पतर गान ऐसा तो जैसे कोई जैसे भजन होता है, वैसे वहाँ के लोकल लैंग्वेज में उसको पतर गान कहते हैं। गीत पारंपरिक पौराणिक कथाओं और आदिवासी रीति रिवाजों से लेकर के आधुनिक भारतीय इतिहास पर आधारित कहानियों तक विस्तृत विविधता पर आधारित होते थे। पटुआ आमतौर पर प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते थे, जो वे विभिन्न पेड़ों, पत्तियों, फूलों और मिट्टी से प्राप्त करते थे। यह परंपरा हजारों साल पुरानी है। आज भारतीय आधुनिक तकनीक के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल कर रही है। पटुआ न केवल चित्रण करते थे, वे पट की प्रदर्शनी के समय पर गाते भी हैं। जब वे दर्शकों के सामने अपनी पेंटिंग प्रदर्शित करते हैं, तो वे एक पिच स्वरमान में गीत या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा वे एक कहानी बताते हैं जो संबंधित पटचित्र से जुड़ा हुआ है। सबसे अच्छे पटचित्र पुरी और उसके आसपास, खास तौर से उड़ीसा के रघुराजपुर गांव और पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर के नया गांव में देखने को मिलते हैं। पटचित्र वो पुरी पास ये जो गांव का नाम बताया, तो वो टेम्पल से थोड़ी सी दूरी पर है, और वहाँ का पूरा यही पटचित्र बनाने की ही कम्युनिटी लगभग पूरे गांव में रहती है। और आज तो वो उन्होंने व्यवसायिक रूप में हर घर में वो सब प्रोडक्शन करते हैं, अपना वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। जो मंदिर घूमने जाते तो वहाँ भी वो लोग जिनको इस तरीके के आर्ट मटेरियल खरीदनी होती है, वहाँ जाकर वहाँ से परचेज करते हैं। आगे और आगे बढ़िए। एक मिनट सर। हाँ, ओडिशा के पुराने भित्ति चित्रों से मिलती जुलती विशेष रूप से पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर के क्षेत्र धार्मिक केंद्र जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। सबसे अच्छे पत्ता चित्र पुरी और उसके आसपास, खासकर रघुनाथपुर गांव में मिलते हैं। रघुराजपुर वह जगह है जहां कई चित्रकार उस इलाके में रहते हैं जो पट चित्रांकन के लिए समर्पित हैं। उन्हें चित्रकार साहे कहा जाता है। यह गांव पुरी जिले से भुवनेश्वर से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गांव चंदनपुर से 1.5 किलोमीटर और भार्गवी नदी के दक्षिणी किनारे पर हिंदू तीर्थ शहर पुरी से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। नया गांव पश्चिमी मिदनापुर जिले से पिंगला ब्लॉक में है। रघुराजपुर के अलावा पट्टचित्र और ताड़ के पत्ते की पेंटिंग आज तक परलाखे, मुंडी, चिकटी, सोनपुर, बांकी, खंडपाड़ा, टेंकड़नाल, जयपुर, खल्ली, कोटे और भुवनेश्वर के गांवों में प्रसिद्ध है। ये उसके सेंटर्स है जहाँ पे इस तरीके के चित्र बनाए जाते हैं उड़ीसा में। ठीक है, आगे बढ़िए।
इतिहास और पौराणिक कथा। पटचित्र का उल्लेख पुराणों, महाकाव्यों, प्राचीन साहित्य और ऐतिहासिक उद्धरणों में मिलता है। पटचित्र की चित्रण शैली मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और अजंता की गुफा चित्रों के समान है। 2500 साल पुराने से अधिक पुराने साहित्यिक संदर्भों में पटुआ और चित्रकारों का उल्लेख किया गया है। कुछ शोधकर्ताओं का मत है कि पटशिल्प मुख्य रूप से संथालों आदिवासी समुदाय की एक परंपरागत कला थी। यह संथाल वहाँ की आदिवासी कम्युनिटी है, ठीक है। यह पटशिल्प कला संस्थान होस, मुंडा, जुआंग और खेरिया जैसे हिंदू जनजातियों के बीच लोकप्रिय थी, जिन्होंने अपने से पहले पूर्वजों पिल्चू हराम और पुलचू बुरही के जन्म को दर्शाते हुए पट्टचित्र चित्रित किए। उदाहरणार्थ, कैसे उनके 7 बेटों 7 बेटियों हुई और इन 7 भाइयों का ब्याह उनकी बहनों से कैसे हुआ। बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव के साथ पटुओं ने विश्वास को अपनाया। बौद्ध धर्म के अनुयायी राजाओं, भिक्षुओं और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए स्क्रॉल चित्रों का व्यापक उपयोग किया गया और उस समय धर्म प्रचार के दौरान पटचित्र संभवतः बाली, जावा, श्रीलंका, मलेशिया और तिब्बत में भी पहुंचे होंगे। मुस्लिम आक्रमणों के साथ इस्लाम फैल गया और चित्रकार इस्लामी के अनुयायी बन गए। चित्र लक्षण में एक पौराणिक कथा के अनुसार जो चित्रकला पर सबसे पुराना ज्ञात ग्रंथ है, जब राजा के सर्वोच्च पुजारी के पुत्र की मृत्यु हो गई, ब्रह्मा ने राजा से एक लड़के की तरह जीवित मानव के समान चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध कहा, ताकि वह फिर से उसमें प्राण फूंक सके और इस प्रकार विश्व की सबसे पहली पेंटिंग की रचना हुई। जिस आधार चित्र धरातल पर पटचित्र की जाती है, उसके आधार के रूप में कपड़े का उपयोग पौराणिक रूप से बहुत पहले द्वापर युग से होता रहा है। जब राधा ने कृष्ण को अपने पत्र पर एक चित्र बनाया था। उड़ीसा में पटचित्र की उत्पत्ति पुरी के रूप में स्थित है। कुछ शोधकर्ताओं ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में पटचित्रों की उत्पत्ति का पता लगाया। हालांकि सबसे पुराने पटचित्र 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही हैं। ऐसा माना जाता है कि पटचित्र बनाने की परंपरा 11वीं शताब्दी से जगन्नाथ मंदिर की स्थापना के समय शुरू हुई थी। पटचित्रों ने जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र की लकड़ी की छवि के स्थानापन्न मतलब विकल्प प्रतीक के रूप में काम किया। जब इन्हें फिर से रंगने के लिए हटा दिया गया था, वे तीर्थयात्रियों और भक्तों के आने के लिए मंदिर की ओर से या स्मृति चिन्ह की रूप में भी दोगुना हो गए। बंगाल और उड़ीसा के पटचित्र। पूर्वी भारत में लोक कलाओं में विविध परंपराएं हैं, जिसमें मधुबनी, लघु चित्रकला, पटचित्र, पेंटिंग, पांडुलिपि पेंटिंग, ताड़ के पत्ते की पेंटिंग, मिट्टी के बर्तनों और विभिन्न माध्यमों में अन्य शिल्प शामिल हैं। उड़ीसा अपनी स्वदेशी कला परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा अपनी परंपराओं और शिल्प उत्पादन की गुणवत्ता दोनों में समृद्ध है। भित्ति चित्रकारी, पट पेंटिंग, पाम लीफ पेंटिंग, कैनवास पेंटिंग। पट चित्रकला की जड़ें धर्म में है। यह भगवान जगन्नाथ के पथ के तहत विकसित, पोषित है। इसलिए उड़ीसा के पट चित्रों में पुरी के जगन्नाथ के मंदिर के निर्माण जितना पुराना माना जाता है। यानी 12वीं शताब्दी ईस्वी में जगन्नाथ की छवि को लकड़ी के मार्गों से उकेरा गया और चित्रकार की एक जाति के सदस्यों द्वारा चित्रित किया गया है, जिन्हें विभिन्न स्थानों से जगन्नाथ के सेवकों के रूप में पुरी लाया गया था। दीवारों और छवियों को चित्रित करने के अलावा वे विभिन्न अवसरों पर मंदिर के लिए कई अन्य पेंटिंग भी प्रदान करते थे, जिन्हें पट भी कहा जाता है। और इसके बाद वेबसना पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन, यानी ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन भगवान ने ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से लड़ने के लिए एक आनुष्ठानिक स्नान किया।
परिणाम स्वरूप देवता 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं, जो आषाढ़ का पहला पखवाड़ा है। इस अवधि को, ये सर अभी भी होता है, ये मुझे पता है। कहाँ पे होता अवधि है? को अंसार के रूप में जाना जाता है और भक्तों को हाँ। रत्नागिरी में अपने प्रिय भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। उस अवधि के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और मां सुभद्रा के 3 चित्रों की पूजा की जाती है। लेकिन त्रय की यह अधूरी पेंटिंग लकड़ी के छवियों की तरह नहीं है। यहाँ इन चित्रों में पद्मासन मुद्रा में देवताओं को पूरे पैर और हाथों से चित्रित किया गया है। उदाहरण के लिए जगन्नाथ की पेंटिंग में 4 हाथ हैं, जिसमें उन्होंने शंख यानी कोंच, चक्र यानी कि पहिया, गदा यानी कि क्लब और पद्म यानी कि कमल का फूल धारण किया हुआ है। इन चित्रों को अंसार पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। पुरी के अंसार पट्टी को चित्रित करने वाले चित्रकार इन चित्रों पर काम करते समय कुछ अनुष्ठानों का पालन करते हैं। उन्होंने भी कुछ तपस्या का पालन किया, यानी महिलाओं को पेंटिंग को छूने की अनुमति नहीं है। पेंटिंग की अवधि के दौरान चित्रकार पूरी तरह से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते थे और उन्हें बिना किसी बिस्तर का उपयोग किए जमीन पर ही सोते रहते थे। पेंटिंग्स पर काम करते हुए उन्हें नई धोती पहननी होती थी। पेंटिंग पूरी होने के बाद मंत्रों के जाप और फिर पूजा के दर्शन के लिए रखी गई परंपरा के अनुसार एक महास्नान की व्यवस्था की जाती थी। अंसार के पूरा होने के बाद चित्रों को मंदिरों के भंडार में संरक्षित किया जाता है। अंसार पट्टी। हाँ हाँ, पढ़ो। नहीं सर, आप बताइए थोड़ा। ये जैसे ये अंसार पट्टी जो बनाते थे और इनका अनुष्ठानिक और वो कई परंपराओं का पालन करते थे। इसी प्रकार से आपने देखा होगा जो मंदिरों में कई बार जब नई प्रतिमा की स्थापना की जाती है, तो वो ऐसे ही नहीं कि वहां से बनवा लाओ, ऐसी रख दी। तो वो भी बहुत विधान से की जाती है और उसमें उसकी एक प्रोसेस है, उसको इंग्लिश में कहते हैं चीजलिंग। ठीक है, चीजलिंग में होता है क्या कि वो जो अनुष्ठान कराते हैं जो पुजारी, तो वो जब स्थापना होती तो प्रतिमा तो ढकी हुई आती है, ठीक है ना। फिर लोगों के दर्शनार्थ खोली जाती है। तो सबसे पहले उसको जब उसका अनावरण किया जाता तो जो पुजारी होता है तो उसको प्रतिमा के ऊपर कपड़ा डाल के कपड़े के अंदर अपना मुंह ले जाके, जैसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि फुटपाथ पर कुछ कैमरे वाले बैठे रहते थे, काला कपड़ा पीछे रहता है कैमरे में, उसको अंदर मुंह डाल के सामने में डाल के तुरंत निकाल के दे देते थे पानी भर के। तो लगभग उसी तरह के जो पीछे का कैमरे में कपड़े में अंदर मुंह डालते तो ऐसे डाल के अनुष्ठान करता तो उसको चीजें लिख कहते थे। तो उसी तरीके की प्रोसेस ये अलग थोड़ी प्रोसेस है चित्रों बनाने की, वो मूर्ति की स्थापना के लिए होती थी। ठीक है, आगे बढ़ो। अंसार पट्टी के अलावा विभिन्न अवसरों पर मंदिरों में पूजा की जाने वाली अन्य पट्टचित्रों में कृष्ण के पट्टचित्रों के में उनके जन्मदिन पर पूजा की जाती है। भद्रव पट्टी अगस्त और सितंबर के महीने में अंधेरे पखवाड़े के 12वें दिन, और वामन पट्टी विष्णु के 10वें अवतार वामना की एक पेंटिंग उनके जन्मदिन पर पूजा की जाती है। भद्रव पट्टी अगस्त से सितंबर के महीने में अंधेरे पखवाड़े के 12वें दिन राज्य के कल्याण के लिए चैत्र पट्टी मार्च से अप्रैल के शुक्ल पक्ष की 12वीं और 13वीं कंदर्पा की पेंटिंग कंदर्पा के चित्रों की पूजा की जाती है। इस प्रकार पट्टचित्र जगन्नाथ पंथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पूरे वर्ष मंदिर अनुष्ठानों के लिए किसी न किसी रूप में इसकी आवश्यकता होती है। अन्य चित्रपटों में जैसे यम पट्टी मृत्यु के देवता यम की एक पेंटिंग और देवी मंगला की कहानी को दर्शाने वाली उषा कोठी, सावित्री अमावस्या के अवसर पर उड़ीसा में अन्य स्थानों पर हिंदू महिलाओं द्वारा पूजा की जाती है। ज्येष्ठ पट्टी मई से जून के महीने में चंद्र दिवस और मंगला पूजा क्रमशः अश्वनी पट्टी सितंबर से अक्टूबर के अंधेरे पखवाड़े के प्रत्येक गुरुवार को। इससे पता चलता है कि पट्टचित्र की परंपरा
उड़ीसा की धार्मिक परंपराओं के लिए सामान्य है, भले ही इसकी उत्पत्ति विशेष रूप से जगन्नाथ पंथ में देखी जा सकती है। इस पेंटिंग परंपरा के विस्तार के रूप में यानी पट्टी के नाम से जानी जाने वाली त्रय पर पेंटिंग बड़ी संख्या में तैयार की गई और पुरी में आने वाले तीर्थयात्रियों को बेची गई। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए यह पुरी धाम की उनकी यात्रा के लिए एक स्मारिका के रूप में कार्य करता है। एक दृढ़ विश्वास है कि पुरी की यात्रा तब तक पूरी नहीं हो जाती जब तक तीर्थयात्री अपने साथ भगवान जगन्नाथ की कुछ पट्टियां, कुछ मोती, कुछ बेत और निर्माल्या वापस नहीं ले जाते। चूंकि यात्रियों की मांग थी इसलिए चित्रकार इसे अपनी आजीविका बनाने के लिए स्रोत के रूप में अपनाते थे और वाणिज्यिक बिक्री के लिए बड़ी संख्या में यात्री पट्टियां तैयार करते थे। बंगाल के पटचित्र, मिदनापुर और कालीघाट। पटुआ मुख्य रूप से भटकने वाले कलाकार थे जो विभिन्न देवताओं के लिए चित्र स्क्रोल के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे। भटकने वाले से मतलब घुमंतु जिनको कहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, ठीक है। आगे। हालांकि एक पेशे के रूप में उनकी उत्पत्ति की सही तारीख नहीं ज्ञात है, फिर भी विभिन्न मौखिक परंपराओं से अनुमान लगाया जा सकता है कि बंगाल में लगभग 10वीं से 11वीं शताब्दी में एक पेशे के रूप में शुरू हुए थे। पटुआ अक्सर अमीर लोगों, जमींदारों के घरों में जाते थे और स्क्रोल प्रदर्शित करते हैं, देवताओं की विभिन्न कहानियां सुनाते हैं और बदले में उन्हें नकद या वस्तु या अनाज, भोजन, कपड़े दोनों के रूप में पुरस्कृत किया जाता है। उन्हें विशेष अवसरों पर उस विशिष्ट देवता ये सिद्धार्थी जी सुनो, ये एक ऐसा ट्रेडिशन था, जैसे हम लोग देखा होगा हम लोगों के घर में कई अवसर ऐसे आते कि वो गाने बजाने वाले आ जाते, कहीं वो भजन करने वाले आ जाते, तो वो उनका गाने बजाने का उद्देश्य ही होता है कि उसके बीच में कुछ दिया जाता। तो यही ट्रेडिशन वहाँ पे थी कि अलग अलग अवसरों पर लोग जाते थे, परफॉर्म करते थे और उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर लोग जो भी अपनी खुशी के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार उनको दे देते थे, वही इनका जीविका का पालन था। तो एक तो ये कला का रूप धार्मिक उद्देश्य से हुआ था और दूसरा ये किसी एक खास समूह का जो इस तरीके से बनाने होते उनकी आजीविका। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। उन्हें विशेष अवसरों पर उस विशिष्ट देवता से संबंधित कहानी सुनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा जिनकी पूजा की जा रही है। इस प्रदर्शन की भी दर्शकों द्वारा पवित्र माना जाता था और वे पटुआ की कथा सुनाने के लिए विनम्र मौन बैठे रहते थे। वर्णन में भारतीय पौराणिक कथाओं की सबसे लोकप्रिय कहानी के लिए स्थानीय विद्या और स्थानीय पुराण, विशेष रूप से 3 मंगल काव्यों मनसा मंगल काव्य, चंडी मंगल काव्य और धर्म मंगल काव्य के माध्यम से कहानियां शामिल होंगी। पेंटिंग या स्क्रॉल या पट को प्रदर्शित करने को पट खोलना, पट्टा के साथ बजाना कहा जाता है और गीतों पर पतरगान, पटा का गीत कहा जाता है। औपनिवेशिक काल के बाद से गायकों के प्रदर्शनी की सूची मध्यकालीन धार्मिक रूपांकनों और समकालीन निरपेक्ष विषयों से दूर हो गई। 20वीं शताब्दी में आधुनिक कहकर पटुआ शिक्षा और मनोरंजन के अलावा स्थानीय और राष्ट्रीय सामाजिक ये तो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। इसमें आगे तो देखो वो मटेरियल और पट कैसे तैयार की जाती है, तो उसका मेथड दिया होगा, उसको थोड़ा डिस्कस करें। अच्छा सर, ये पटुआ चित्रकार जो बंगाल का है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लोगों की दिलचस्पी बनाए रखने और सुनने के लिए इस तरह के ऐतिहासिक खातों और आमतौर पर पत्रकारिता के अंदाज में अलंकृत किया जाता था। एक अन्य सामान्य विषय जो व्यापार पर आधुनिकता के प्रभाव की ओर संकेत करता वह थी कि डिगडेल पत्नी का जो जूते, साबुन और चश्मे जैसे ब्रिटिश उत्पादों की इच्छा रखते हुए तलाक की मांग कर रही थी। विषय है ये। जैसा कि 1870 के दशक में क्रोमोलिथोग्राफ ने अपनी शुरुआत के बाद बाजार में धूम मचा दी।
पटुआ की कला के दृश्य आयाम ने जल्द ही अपनी अपील खोना शुरू कर दिया। अब पटुआ खत्म हो रहा था, लोगों को अभी भी गाने सुनने में मजा आता था, लेकिन चमकीले रंग की प्रिंटों की तुलना में पटुआ की पेंटिंग शैली नीरस लग रही थी। बाद में सिनेमा ने संरक्षण आधार के क्षरण को तेज कर दिया, जो हमेशा इस प्रदर्शनी शैली के लिए आर्थिक ऋण और औचित्य था। आजकल आयताकार एकल फ्रेम वाले पैट मुख्य रूप से बिक्री के लिए प्रसिद्ध चित्रित किए जाते हैं। पटुआ मूल रूप से स्क्रॉल पेंटिंग नहीं बेचते थे कि, लेकिन वे अपने गायन प्रदर्शन के लिए पैट का इस्तेमाल सहारा के रूप में करते थे। चूंकि आधुनिक समय में गाए जाने वाले प्रदर्शनों की मांग कम हो गई है, हालांकि पटुआ लोगों ने गीतों के बजाय स्क्रॉल बेचने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद कालीघाट के बारे में है। कालीघाट जो कोलकाता में स्थित है, देवी काली के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की स्थापना 1789 में हुई थी, 1798 में। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती, भगवान शिव की पत्नी, के दाहिने पैर की छोटी उंगली यहाँ गिरी थी। कालीघाट पट बंगाल के पटुआ के अद्वितीय आविष्कारक थे। रंगीले रंग, सादगी, लयबद्ध रेखाएं इन चित्रों के मूल पात्र हैं। एट रंग के ऊपर यह अत्यधिक प्रमुख बोल्ड ब्लैक कॉन्टूर कालीघाट कंटूर मतलब आउटलाइन्स, ठीक है। जी सर। कालीघाट पेंटिंग की रचना में एक विपरीत भावना पैदा करता है। यह 19वीं शताब्दी में उभरा, जो कालीघाट के काली मंदिर के आसपास केंद्रित है। पहले स्रोतों का पता अजंता, पाल, मुगल, राजपूत प्रकाशित पांडुलिपियों से लगाया जा सकता है। मूल रूप से पेड़ों पर दिखाए जाने वाले छोटे सजावटी रूपांकनों और पोशाकों और आभूषणों की रेखाओं की आकृति और दोहराव मध्यकालीन भारत की लघु चित्रकला की याद दिलाते हैं। कालीघाट के पटुआ मुख्य रूप से बंगाल के विभिन्न जिलों जैसे वर्धमान, बीरभूमी, नदिया, बांकुरा, मेदिनीपुर से आए थे। ये मैन सेंटर मिदनापुर एस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद ये दूसरे सेंटर्स वहाँ पर थोड़ा लोकप्रिय हुआ। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बाबू संस्कृति के उदय की कल्पना कालीघाट चित्रों की श्रृंखला में पटुआ द्वारा व्यंग्यात्मक रूप से की गई थी, जहां बाबू को उच्च वर्ग के अमीर सज्जनों के रूप में चित्रित किया गया है, जिन्हें आमतौर पर अच्छी तरह से तेल से सना हुआ बालों के साथ पहचाना जाता था। उनकी धोती की वादन, एक हाथ से पान चबाना, दूसरे हाथ से हुक्का पीना, तवायफों से छेड़ना। 1873 में तारकेश्वर हत्या का मामला कलकत्ता में एक सार्वजनिक घोटाला था, जो नवीन चंद्र बनर्जी की युवा आकर्षक पत्नी लोकेश और तारकेश्वर में शिव मंदिर के महंत या पुजारी के बीच विवाद पर आधारित था। हवा की खोज करने पर नवीन चंद्र बनर्जी ने एक मछली चाकू बोंटी से एलोकेश का गला काट दिया था। मुकदमे में नवीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और महंत को 3 साल के लिए कैद दे दिया गया। तारकेश्वर अय्यर से संबंधित विभिन्न दृश्यों को कालीघाट प्रदर्शनी में सूचित चित्रित किया गया। एलोकेश और त्रकेश्वर शिव मंदिर के महंत की बैठक। एलोकेश के महंत को सुपारी और हुक्का दिया। महंत अपने बच्चों से जन्म की दवाई ले रही है। एलोकेशी ने नवीन को गले लगाया और उससे दान मांगा। एलोकेशी की हत्या नवीन द्वारा इस चाकू बोंटी से नवीन की महंत का कोर्ट रूम ट्रायल और महंत को कठोर का। सर, ये जो ट्रांसलेशन किया गया है, ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि ये शायद गूगल ट्रांसलेट से किया गया है, तो इस वजह से हिंदी में ये सेंटेंस सही नहीं है। 1890 के दशक के दौरान श्यामाकांत बनर्जी सर्कस में प्रदर्शन करते हुए बाघों के साथ कुश्ती के लिए प्रसिद्ध हो गए। कालीघाट पेंटिंग में भी इस विषय को कई बार दोहराया गया है। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक तक कालीघाट पेंटिंग केवल एक संग्रहकर्ता की वस्तु बन गई। कई मूल कालीघाट पाटे अब लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के कुछ चेक गणराज्य के प्राग संग्रहालय में संरक्षित हैं। कालीघाट के कलाकारों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी, उन्हें सरल चित्र बनाए, लिथोग्राफी, जिसे आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सके। इस तरह के प्रिंटों को तब हाथ से रंगा जाता था। यह प्रवृत्ति 20वीं शताब्दी के शुरुआती भाग तक जारी रही। ये पेंटिंग संग्रहालय और निजी संग्रहों में समाप्त हो गई। कालीघाट पेंटिंग का आकर्षण इस तथ्य में निहित है
कि उन्हें दैनिक जीवन के सार को पकड़ लिया है, वे आज तक दिवंगत जामिनी राय जैसे आधुनिक कलाकारों को प्रभावित करते हैं। मिदनापुर नया गांव इसके बारे में है थोड़ा। हाँ, और और ये एक थोड़ा हम बोल रहे थे कि ये देखो, जो अभी तक आपने जो डिस्कस किया, ये इसका मौलिक स्वरूप था। लेकिन देखो, समय के साथ बहुत सारी चेंजेस आते हैं, तो इस तरीके के। तो अब ये जो पहले का पुरातन स्वरूप था, जिस तरीके स्टोर बनते थे और जिस तरीके के मंदिर के पास धार्मिक चित्र बनते थे और लोग खरीद के लेके जाते थे, तो लोग आज लोगों के पास उस तरीके के दूसरे बहुत विकल्प आ गए, उससे बेहतर छपे हुए लोगों को मिल जाते। तो ये जो पुराने आर्ट फॉर्म, चाहे ये पटचित्र हो या जो हमारी पारंपरिक पुरानी पुरातन भारतीय कलाएं हैं, इनके कलाकारों ने या तो दो काम किए, या तो वो अपना व्यवसाय छोड़ दिया, या उस व्यवसाय को आज की आधुनिक संस्कृति के अनुसार उस फॉर्म में वो बदलाव लाए। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक आज नए परिवेश में देखने को मिलती है, जहाँ पर पहले ये धार्मिक कार्यों के लिए इस कला का विकास हुआ था, आज उसने व्यवसाय में जो कलात्मक सजावटी चीजें होती है, जिनको घरों में सजाया जा सकता है, तो उस तरीके की चीजों पे ये आर्ट फॉर्म वो यूज कर रहे हैं। जैसे बाल हैंगिंग हो गए, और जो पुरानी बॉटल्स में ये इस तरीके की प्रिंटिंग टेक्निक यूज करके वो इस तरीके की सजावटी चीजों का उत्पादन करने लगे। ये जो भी इस व्यवसाय में अभी बचे हुए। और चलो आगे बढ़ो। हाँ, मिदनापुर नया गांव। यद्यपि पटचित्र कलकत्ता के चित्रकार या चित्रकार के पटुआ वर्गों की रचना है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या मिदनापुर से आई है। ऐतिहासिक रूप से शहर के जीवन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करने के कारण अधिकांश मिदनापुर पटुआ औपनिवेशिक काल में कालीघाट से चले गए थे। 1986 से 87 के दौरान स्थिति असहनीय थी। ये लोग मिदनापुर आए और चित्रकार के नाम से काम करना शुरू कर दिया, जो पटुआ के लिए एक सम्मानजनक नाम है, जो मूल रूप से समाज की निचली जातियों से आते थे। परंपरागत रूप से वे अपनी पीठ पर चित्रित कथा स्क्रॉल पैड्स को की एक बोरी के साथ गांव-गांव घूमते थे। ये गांव में पहुंचने पर उन्होंने उन संरक्षकों की तलाश की जिन्होंने उन्हें प्रदर्शन के लिए भुगतान किया, जो स्क्रॉल को खोलने के साथ थे। गाने कुल मिलाकर हिंदू देवी देवताओं के साथ मुस्लिम संतों के बारे में थे, लेकिन उन्होंने इस विषयों के बारे में भी गाया जो उस समय सामाजिक परिस्थिति से संबंधित थे। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान पटुआ साहिबपट विदेशी स्क्रॉल के रूप में जाना जाता था, जो उपनिवेशीवाद के क्रूर उत्पीड़न पर जोर देता था। इस तरह के स्क्रॉल अक्सर एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के राज के खिलाफ कथित अपराधों के लिए फांसी पर लटकाए जाने के साथ समाप्त होते थे। इस प्रकार पटुआ ने बंगाली ग्रामीण दर्शकों के लिए धार्मिक विद्या और पत्रकारिता के रूप में दोनों का प्रसार किया। आधुनिक समय में संरक्षण में धीरे धीरे गिरावटों ने पटुआ को अपने जातिगत व्यवसाय के विपणन के लिए नए स्थान की तलाश करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने गांव के पटुआ पर्यावरण के अनुकूल रंगों की पत्तियों, फूलों, फलों, पेड़ पौधों और अन्य प्राकृतिक तत्वों से इकट्ठा करके उनके प्रभावी उपयोग करते थे। लोटकों के पत्तों से सावरोन निकाला जाता है, अपराजिता के फूलों से नीला, सेगुन के पेड़ से भूरा, हल्दी से पीला, लकड़ी का कोयला से काला, सीम या बबल के पेड़ से हरा, घुसुम माटी से सफेद। वे बोल्ड लगाकर पाटे पर चमकीले रंगों का उपयोग करना पसंद करते थे। उनकी सौंदर्य अपील को प्रभावी ढंग से भेजने के लिए ब्रश स्ट्रोक। आइए, खनिज और वनस्पतियों और खनिजों से दोनों से कलर तैयार करते थे, उन्हीं से चित्रकार।
पटचित्रों का वर्गीकरण आकार वर्गीकरण केशन, पुरुलिया, बांकुरा, वीरभूमि, पश्चिम मेदिनीपुर से एक पटचित्र को चित्रित करने के 3 मूल स्वरूप हैं। जूडो पैट, रोलिंग पैट, जूडो पैट या रोलिंग पैट या द स्क्रॉल। एपिसोडों अनुक्रमों पैट नहीं बेटा, वहाँ पट है, ठीक है, पट है। पट एपिसोड अनुक्रमों को लंबवत रूप से दिखाना, एपिसोड में दिखाना, सभी चित्र फ्रेम के साथ एक के ऊपर एक, आमतौर पर 10 से 15 फ्रेमों के साथ प्रदर्शित होते थे। फ्रेम से मतलब समझ में आप लोग के लिए हाँ सर। वो 10 सीरीज, मतलब कोई स्टोरी बना दे तो उसको 15 उसकी सीरीज बना ली, तो अलग अलग कंपोजिशन। फ्रेम से मतलब वहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपोजिशन, उसी से रिलेटेड अगला कंपोजिशन, जिसको चित्र श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। आमतौर पर 10 से 15 फ्रेमों के साथ प्रदर्शित होते थे। इसे दीघल पाटा या लताई पाटा के नाम से भी जाना जाता है। यह आमतौर पर लताई का मतलब जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं ना, तो जिसमें वो धागा लपेटते उसको लटाई कहते हैं। लटाई का मतलब लपेटने वाला, उसी से ये वर्ड बना लटाई, ठीक है। यह आमतौर पर 10 से 40 फीट लंबा होता था। एक बेलन का बेलन बनाने में 1 से 10 महीने का समय लगता था। जो बेलन मतलब सर वही स्क्रोल ना? स्क्रोल, ये जो 10 फीट 15 फीट के ये जो बनाते थे, बेलन का मतलब वही स्क्रोल हो गया। इसमें आप लोग देखिएगा, उसमें कई जो पटचित्र हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स के, उसमें इमेजेस भी हमें दी हैं, और कई जगह पे जो इन्होंने पटुआ चित्रकारों ने आज अपने अपने घरों को एक तरीके से जो अपने प्रोडक्ट बना के सेल के लिए रखते, तो वो भी दी है वहाँ पे दी हुई है इस तरीके के इमेजेस। आमतौर पर इसको बनाने में 1 से 10 महीने का समय लगता था, जो इस बात पर निर्भर करता था कि पाटा कितना लंबा है। इस प्रकार का पाटा नाटकीय कहानी पर आधारित है, जिसका वर्णन पटुआ ने अपने गीत में किया है। और चित्र बनाने में पटुआ ने विभिन्न रंगों का इस्तेमाल किया था। अरेला ताई पट, ये जिसके बारे में बताए उसका नाम था जडानो पैट, रोलिंग पट या द स्क्रॉल। अब अरेला ताई पट, यहाँ चित्र फ्रेम प्रकृति में क्षैतिज हैं, 2 सिरों में 2 लकड़ी के डंडों से बंधे हुए हैं, ताकि पटुआ उन पट्टों को अनियंत्रित कर सके जिन्हें उन्होंने धीरे धीरे दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया। इसमें मुख्य रूप से 6 से 8 फ्रेम होते थे। अब चौकोश पट या चौकोर पट एक कार्ड के आकार का पाटा होता था, जो एकल छाप के आधार पर बनाया जाता था। इसमें कोई रोलिंग भाग नहीं होता है, और इस तरह के पाटा पोस्ट कार्ड साइज से लेकर बड़े आकार में बनाए जाते हैं। पोस्ट कार्ड के आकार के पटे 10 रुपए की कीमत पर उपलब्ध हैं, और अन्य प्रकार के चौको पाटों की कीमत दर आकार और गुणवत्ता के आधार पर निर्भर करती है। चौको पाटस मतलब है यहाँ पे जो चौकोर आकार के रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म में जो सिंगल फ्रेम में होते हैं, ठीक है, एकल चित्र जिसको कह सकते हैं। अच्छा, ये आप ये बताइए, आप लोगों ने बच्चों की जो कॉमिक्स आती है ना? जी सर। देखा होगा, तो इसको उससे कैसे कंपेयर किया जा सकता है? सर उसमें भी कहानी नरेशन होता है। हाँ, ठीक, बिल्कुल सही है। उसके बच्चों की जो कॉमिक्स होती है उसमें जो इमेज बनी होती है उसी को उसका जो नरेशन होता है वो वहाँ पे बबल में लिख के दे दिया जाता है। यहाँ पे भी जो नरेशन चित्र में होता है उसी को ये गा के प्रसाद करते हैं। वहाँ प्रिंटेड होता है, ये उसको एक
काव्यमय ढंग से उसको गा के लयबद्ध करके उसको करते हैं, बस इतना डिफरेंस है। और सब पोस्ट कार्ड के आकार के ये आमतौर पर ये किसी देवता घटना की स्तुति करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु के अनुसार कई प्रकार के पटचित्र पाए जाते हैं, जैसे चक्षसूदन पाटा, जामा पाटा, साहिब पाटा, कालीघाट पाटा, गाजी पाटा, सत्यपीरर पाटा, पाबूजी पाटा आदि। और सामान्य संदर्भ में पटचित्र हो सकता है 6 वर्गों में विभाजित हो सकता है, जैसे सामान्य, राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक और पर्यावरण। यहाँ विभिन्न पाठों पर कुछ उदाहरण, वर्गीकरण, विवरण इस प्रकार है। सामान्य पाटा, जिसमें पुरुष या महिला की सभी प्रकार की एकल छवि या किसी भी प्रकार की सामान्य कला मूर्ति। सामाजिक पाटा, जिसमें पल्स पोलियो अभियान, मलेरिया उन्मूलन। सांप्रदायिक ये सामाजिक पाटा है, ये सब्जेक्ट मैटर की दृष्टि से देखें तो ये पुरातन स्वरूप नहीं है, लेकिन समय के साथ जो कला के रूप में बदलाव आया तो समाज में जागरूकता के विषयों को फैलाने के लिए भी ऐसे विषयों को इन पटचित्रों में जगह मिली। ठीक है सर, मतलब अभी भी बनते हैं, मतलब हाँ बनते हैं, अभी बनते हैं, लेकिन उनका रूप बदल गया है काफी। सांप्रदायिक सद्भाव, जिसमें सुनामी, वृक्षारोपण, एड्स जागरूकता, मानवाधिकार, महिला कारण, भूकंप, भ्रष्टाचार, नशा का विरोध आदि। पौराणिक पाटा, जिसमें रबड़ बढ़ा, सीताहरण, राजा हरिश्चंद्र, कृष्ण लीला, दुर्गा लीला, सावित्री, सत्यवान, मनसा मंडल, चंडी मंडल, धर्म मंडल, अन्नदा मंडल। ऐतिहासिक पाटा, द्वितीय विश्व युद्ध, आजाद हिंद फौज और नेताजी, उप सीमा बसु, हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम, बाबरी मस्जिद का विनाश, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला। साहेब पाटा विद्यासागर का जीवन, रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन, विवेकानंद का जीवन, ये साहेब पाटा था। और धार्मिक पाटा, जिसमें गाजी पाटा, सत्यपीरर पाटा, जामा पाटा, शक्ति पाटा, वैष्णव पाटा, चैतन्य लीला। सम फेमस पाटा मतलब पटक, सम फेमस पाटा का मतलब वही कपड़े पे बनाया गया, तो इंग्लिश में पाटा लिखा तो है, उसको वैसे ही पाटा, वो पट है। हाँ पट। कुछ प्रसिद्ध पट, गाजीपट, यह बांग्लादेश में उत्पन्न और विकसित हुआ और मुस्लिम समुदाय का एक लोकप्रिय धार्मिक पटचित्र है जो स्थानीय इतिहास और अफवाहों पर बना है। इस प्रकार की लोक कला में पटुआ कलाकार आमतौर पर अपने गीत या पात्र गान में एक अलौकिक शक्ति का वर्णन करता है जो लोगों पर गहरा प्रभाव डालता है। यह सत्यपीरर पट से मिलता जुलता है जो पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। इसलिए गाजीपट ने लोगों की धार्मिक आस्था और भावना का विकास किया। साहेब पट मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पाया जाता है। यह पश्चिमी प्रभाव की अवधारणा और ब्रिटिश भारत के ऐतिहासिक तथ्यों पर विकसित हुआ। यह ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विरोध और उत्पीड़न जैसे विषयों से संबंधित है साहेब पट। इसके बाद आदिवासी पट, जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि के मुख्यतः आदिवासी क्षेत्रों में पाया जाता है। आदिवासियों का जीवन, उनकी परंपरा, उनकी मान्यताएं आदिवासी पटों का विषय है। ट्रैवल्स लाइफस्टाइल और जो रीत रिवाज उनको दर्शाया गया। देखो ये जो कैटेगराइज किए हैं अलग अलग कैटेगरी में, ये बेसिकली इसका जो आर्ट फॉर्म था वो मैथोलॉजी बेस्ड था शुरुआत में। फिर समय के साथ साथ उसमें ये जो और चेंजेस आए उसके आधार पर उनकी जो बनावट में, विषयों के चयन में
और आकार में शायद पहले तो ये स्क्रोल में ही बनते थे, फिर वो सिंगल लीफ में भी बनाए जा रहे, तो ये धीरे समय के साथ जो इनमें बदलाव आए उसके आधार पर कैटेगराइज किया गया। बेसिक ओरिजिनली इसकी थीम जो थी वो धर्म प्रदान थी। ठीक है, और आगे बढ़ो। चक्षुदान पट एक प्रकार का आदिवासी पट है जिसका प्रयोग आदिवासी लोगों द्वारा अपने समुदाय के एक मृत व्यक्ति के आध्यात्मिक रिवाज के अवसर पर किया जाता है। आकार और आकार के अनुसार यह चौको पट का वर्गीकरण है। संथाल जनजातियों में जादू पटुआ या जादू पट को मृतकों की भटकती आत्माओं को स्वर्ग भेजने की क्षमता माना जाता है। इस प्रकार उसे सभी दर्द से मुक्त करने में मदद मिलती है। पैट घर पेंटिंग का एक विषय है जिसे चाक्षुषूदन कहा जाता है। कलाकार उस घर में जाते हैं जहाँ मौत सुनो, चाक्षुषूदन वही है तरीके जिसको हम अभी चीजले के बारे में कह रहे थे ना, उसी तरीके की ये है उनके स्थानीय रीति रिवाज जो चाक्षुषूदन, उसको इंग्लिश में कह रहे थे चीजले। या कलाकार उस घर में जाते हैं जहाँ मौत हुई है और वे पेंटिंग को अपने साथ ले जाते हैं जहाँ आँख की पुतली गायब है। वे मृत व्यक्ति के परिवार को पेंटिंग दिखाते हैं और समझाते हैं कि उनका प्रिय नहीं देख पा रहा है क्योंकि उसकी आँख गायब है। रिश्तेदारों द्वारा पैसे और अन्य वस्तुओं के रूप में पर्याप्त टोकन देने के बाद वह जल्दी से मृतकों की आँख को रंगने में सहमत हो जाते हैं। इसके बाद चक्षुदान के बाद यह माना जाता है कि भटकती हुई आत्मा की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और वह शांत हो जाता है। जामापट यह बंगाल, बिहार, झारखंड में पाया जाता है। जामापट एक प्रकार का धार्मिक पटचित्र है। यह पाप और पुण्य की अवधारणा से संबंधित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जामा मृत्यु के देवता हैं। वे बुआलों के सवार के रूप में लोगों के पास आ रहे हैं। वह मानव कृत्यों और पुरुष या महिला की मृत्यु के बाद के जीवन का भी मूल्यांकन करता है और वहाँ चंगा करने के बाद स्वर्ग या नर्क की व्यवस्था है। भगवान जामा ने उन लोगों के लिए सजा की व्यवस्था की जो नरक में रह रहे हैं और मानव जीवन में बुरे कर्म किए थे। यात्री पट्टी पेंटिंग विशेष रूप से तीर्थयात्रियों के लिए होती है। उड़ीसा पट अति बंगला भाषा में यात्री को यात्री बोलते हैं। यात्री पट्टी का मतलब छोटे आकार के चित्र। यात्री सर, वो यात्री का मतलब यात्री है क्या? हाँ, वो जो बंगला भाषा वैसे जैसे हम इंग्लिश कहते थे लोग किसी धार्मिक केंद्र पे जाते हैं तो कुछ प्रसाद ले आते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों को, आस पड़ोस के लोगों के देते हैं, तो वहाँ का उस मंदिर का एक पॉपुलर जो चित्र होता है वो लोकली प्रिंटेड अवेलेबल होता है, वो ले आते हैं। तो वहाँ उस समय प्रिंटिंग टेक्निक तो डेवलप नहीं हुई थी, तो यात्री पट्टी मतलब छोटे छोटे आकार के वो चित्र बनाते थे। वहाँ के जैसे बंगाल के पट्टे थे तो वो काली की उपासक था, वो काली के विविध रूपों को छोटे छोटे चित्र बनाते थे, तो वो यात्री वहां से खरीद के अपना लेके जाते थे, उनको यात्री बनाते थे। अतीत में बाजार में उपलब्ध पट पेंटिंग का एकमात्र रूप यात्री पट्टी था, जिसे प्राइमेट पेपर और विभिन्न आकृतियों और आकारों के कपड़ों दोनों पर चित्रित किया जाता था। यह मूल रूप से विभिन्न मुद्राओं में त्रिमूर्ति और पुरी में जगन्नाथ मंदिर की वास्तुकला को दर्शाता है। इन यात्री पट्टियों को उनके आकार के अनुसार अलग अलग नाम दिया गया है। उदाहरण के लिए अंगूठी अंगूर टिप आकार का गोलाकार, फिर गोलाकार प्रकार, पांचा मिंडरिया यानी कि 5 मंदिरों का चित्रण, और शंख नावी यानी कि मंदिर की वास्तुकला को दर्शाती है एक शंख चित्रकला। इसके बाद गंजाफा उड़ीसा पट है। ये एक दशसर, ये बहुत फेमस है। गंजीफा ये वो ताश का खेलने वाला गंजीफा कार्ड है क्या? हाँ, वही हाँ। ताश के पत्तों का जो खेल है
तो उस तरीके का वहाँ उनका लोकली कोई खेल रहा होगा जिसमें इस तरीके के जो प्लेइंग कार्ड हम लोग कहते हैं उसी को गंजीफा पत्थर कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। ओडिशा पट ये 1.1 इंटू 2 सेंटीमीटर व्यास के गोलाकार चित्र हैं। इसका उपयोग पहले के समय में ताश के रूप में किया जाता था। उन्हें विशेष रूप से शाही या कुलीन परिवारों द्वारा अपनाया गया था, लेकिन बाद में ग्रामीण लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। गंजाफा के सेट में आमतौर पर 9616 कार्ड होते हैं, कभी-कभी 108 या 112। प्रत्येक कार्ड की एक मूल रचना है जिसमें जीवंत और विविध चित्र रूपांकित होते हैं जिन्हें कभी दोहराया नहीं जाता। चौतुका पेड़ी, दहेज पेड़ी, ओडिशा पट ये गंजीफा भी ओडिशा पट है और चौतुका पेड़ी भी ओडिशा पट है। पहले के समय हम लोग जिसको प्लेन कार्ड कहते हैं तो उसमें जो प्रिंटेड मतलब बैक साइड में जो प्रिंट होता है वो एक ही तरीके का होता है और अंदर तो वो जैसे चिड़ी हुकुम पान वगैरह होते हैं और फिर उसमें होता है बादशाह और रानी और गुलाम ये होते हैं। इसमें एक तो आकार चेंज हुआ कि इनका जो खेल था वो गोल आकार के प्लेइंग कार्ड होता था और इसमें अब ये जैसे बादशाह रानी और गुलाम ये चारों तरीके के जो पत्ते होते हैं हुकुम का पान का चिड़ी का तो ये 3 बार रिपीट होते हैं एक जोकर होता है। इसमें सारी इमेज कोई भी इमेज रिपीट नहीं होती थी तो कोई एक होगा सिस्टम कैसे खेलते होंगे वो तो वही जाने। चौतुका पेड़ी पहले के समय में दुल्हनों को विवाह समारोह के बाद उनके माता-पिता से उनके जाने के समय विभिन्न घरेलू सामान और कपड़े दिए जाते थे। सभी सेटिंग्स को एक कपड़े के बक्से में रखा गया था जिसे अजूतुका दहेज पेड़ी बॉक्स कहा जाता है, जिसे पट्टा चित्रों से चित्रित किया गया है। हाँ जैसे अब वो अटैची वगैरह चलने लगे तो पुराने समय में देखा हूँ बहुत पेड़ के हुए बक्से चलते थे है ना लोहे के चद्दर थे तो वहाँ पे इनके यहाँ वो ट्रेडिशन था। जनरली तो मार्केट में जो मिलते थे फूल पत्ती बना देते थे। इनके यहाँ पे ये जो आर्ट फॉर्म उनका था पट चित्रों को उसको उन्होंने उसमें सजावट के रूप में यूज किया। उस तरीके के जो जैसे सामान जनरली दिया ही जाता है शादी दुल्हन कपड़े रखने के श्रृंगार का सामान वो जो बॉक्स होता है तो उस पर भी यही आर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। चित्रकारों में यह प्रथा थी कि वे अपने दुल्हनों को विभिन्न आकारों के ऐसे बक्से देते थे। यह अन्य लोगों के बीच भी लोकप्रिय था, हालांकि प्रथागत नहीं था। देवी देवताओं की एकल आकृतियों के साथ छोटे आकारों के पटचित्र भी आम थे। विभिन्न पौराणिक कथाओं का चित्रित करने वाले बड़े चित्र आमतौर पर राजाओं, सम्राटों और जमींदारों द्वारा अधिग्रहित किए जाते थे। मतलब वही देते तो वही इस तरीके की महंगी चीजें अफोर्ड कर सकते थे, आम पब्लिक को नहीं कर पाएंगे। पटचित्र बनाना, पट कैनवास बनाने की पूरी प्रक्रिया को पटशास्त्र के रूप में जाना जाता है। हस्तनिर्मित पट्टा या पट्टी कैनवास तैयार करना एक अत्यंत श्रम साध्य कार्य है, जिसके लिए चित्रकार स्थानीय रूप से पुराने कपड़ा विक्रेता से प्राप्त पुरानी सूती साड़ियों की 2 परतों का प्रयोग करते हैं। पटचित्र को चित्रित करने की प्रक्रिया कैनवास की तैयारी के साथ शुरू होती है। परंपरागत रूप से सूती कैनवास का कपड़ा प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब चित्रों के लिए कपास और रेशम दोनों कैनवास का उपयोग किया जाता है। वे कैनवास बनाने के लिए पुरानी इस्तेमाल की गई साड़ियाँ या सूती कपड़े का उपयोग करते थे, क्योंकि ये कैनवास जो यूज हो रहा है कैनवास हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसके लिए जैसे आपके साथ पुरानी सूती साड़ियाँ वो ले आते तो उसको आपस में
पेस्टिंग करते थे खास तरीके के लिक्विड बना के और उसी की उस पे वो कोटिंग करते थे जो हम लोग आज जैसे टेक्सचर वाइट कैनवास को यूज करते कोटिंग के लिए, तो वैसे ही उनका अलग एक मटेरियल था जिसका डिस्क्रिप्शन इसमें आगे है। और क्योंकि यह मिल से एक नए क्योंकि यह नील से एक नए कपास के विपरीत बहुत नरम कैनवास बनाने की पुरानी इस्तेमाल की गई साड़ियाँ और सूती कपड़े का उपयोग किया जाता था, क्योंकि यह मिल से नए कपास के विपरीत बहुत नरम और स्टार्च से मुक्त होता है। पुराना होने की वजह से स्टार्च से मुक्त होता हो रहा होगा। कपास कैनवास का प्रसंस्करण एक कठिन काम है जो 5 से 6 दिनों के लिए कुचल इमली के बीज पानी के घोल में कपास को डुबोने से शुरू होता है। फिर कपड़े को बाहर निकाला जाता है, धूप दिखाया जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत में गाय के गोबर, काली मिट्टी के मिश्रण और इसे सूंघकर कैनवास तैयार किया गया था। इसके बाद कपास को इमली के घोल पर रखा जाता है और कपड़े की परत पर कैथा लकड़ी का सेब गोंद लगाया जाता है। पिछली परत कैथा तो जाती होगा उसका पल, है ना? पिछली परत के ऊपर प्रसंस्कृत कपास की एक और परत रखी जाती है और उस पर गोंद का पेस्ट लगाया जाता है। यह 2 परतों को चिपकाने के लिए किया जाता है। परत दर कपास को फिर धूप में दिखाया जाता है। मतलब ड्राई दिखाया जाता तो मतलब ड्राई धूप में रखते उसको सुखाते ड्राई करते। रुई के सूखने के बाद परतदार कपड़े के दोनों ओर चॉक पाउडर इमली की गोंद का लेप लगाया जाता है और इसे धूप सुखाया जाता है। धूप सुखाने के बाद कैनवस को चिकना करने के लिए खद्दर पत्थर को कपड़े पर कई बार रगड़ा जाता है। कैनवस को चिकना करना पट्टी घास कहलाता है। ये वो रबरी प्रोसेस है जिसको गुठाई कहते हैं या घिसाई कहते हैं। उसी प्रकार से जैसे बसली बनती थी ना उसमें पेपर में, उसको बैक साइड से उसको गुठाई करते थे, तो लगभग वही प्रोसेस है कि ये जो मटेरियल यूज करते तो थोड़ा सरफेस पर खुरदरापन रहता होगा उसमें, तो उसको स्मूथ करने के लिए चिकना करेंगे तो उस पर जो ब्रश का मूवमेंट है वो प्रॉपर रहेगा, इस वजह से उसकी घुसाई करते थे। तो एक तो ये था जो उसका मटेरियल लगाया वो बहुत अच्छी तरह से उस पर चपक भी जाता था और सतह स्मूथ हो जाती थी। जब कैनवास चिकना हो जाता था तो कपड़े को चमकाने के लिए चिकने पत्थर को रगड़ा जाता है। कैनवास पेंटिंग के लिए तैयार है और पेंटिंग के लिए आवश्यक आकारों में संग्रहित और काटा जा सकता है। कैनवास बनाने की प्रक्रिया के संबंध में आयोजित एक साक्षात्कार में कलाकार गोकुल बिहारी पटनायक ने बताया है कि प्रक्रिया की शुरुआत फर्श पर सूती कपड़े की एक शीट से होती है। इस कपड़े के ऊपर इमली के बीज से बने गोंद का एक कोट लगाया जाता है। उसके बाद कपड़े का एक और टुकड़ा लेपित करके ऊपर रखा जाना चाहिए और फिर इमली का गोंद एक और कोट लगाना चाहिए। परतदार कपास को फिर धूप में दिखाया जाता है। अंत में चित्रकारों ने कपड़े को एक टुकड़े से जला दिया। चलो अच्छा, हम इसको कल डिस्कस करते हैं। ऐसा कुछ पीपीटी में और अभी बीच में थोड़ा पढ़ लेना कल। दो और स्लाइड रह गया है सर। चलो अच्छा, चलो खत्म कर दें। हाँ, रंगों की तैयारी। रंगों पत्थरों से पट्ट के रंग बनाने के लिए पटुआ विभिन्न रंगों का पत्थरों का उपयोग करते थे, जैसे कि नीला रंग उड़ीसा में पाए जाने वाले खंड नीला नामक नीले पत्थर से प्राप्त होता है। पीला हरताल नामक पीले पत्थर से प्राप्त होता है जो जयपुर से पाया जाता है। इन सभी रंगों को सूखे नारियल के छिलकों में मिलाया जाता है। रंगों को कैथा गम के साथ मिलाया जाता है। नारियल के छिलकों पर जैसे हम लोग कलर पैलेट यूज करते हैं, तो वो इन रंगों को घोल के जो नारियल का वो जो ऊपर छिलका नहीं तो आधा काट के बाउल की तरह यूज कर लेते तो उसमें करते। तो उसमें होता क्या है इनका कि जो भी कलर एक बार तैयार किया है उसको यूज कर रहा है,
रख दिया, सूख गया, फिर जब दोबारा यूज कर रहे थोड़ा पानी डाला, फिर उसको तैयार कर दिया। तो हर कलर का अलग इस तरीके से वो नारियल का आउटर सेल यूज करते थे। चलो आगे बढ़ो। रंगों को कैथा गम के साथ मिलाया जाता है जो एक फिक्सेटिव के रूप में कार्य करता है, पेंटिंग को सड़ने से रोकता है। मौजूदा प्राथमिक रंगों को मिलाकर कई तरह के रंग बनाए जाते हैं, जैसे सफेद के साथ लाल मिश्रित गुलाबी रंग देता है। भूरा गेरू पत्थर से प्राप्त किया जाता है, जिसका चूर्ण गोंद और पानी के साथ मिलाया जाता है। लाल एक पत्थर हिंगुल लाल से आता है, जो स्थानीय रूप से बाजार में उपलब्ध है। पत्थर का पाउडर मिलाया जाता है और पेंटिंग के लिए पानी और गोंद के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद गोंद तैयार करना और उसका प्रयोग। परतों के बीच में गम के बुलबुले और पैच हटा दिए जाते हैं। यदि आवश्यक हो तो पुराने इस्तेमाल किए गए सूती के फटे कपड़े से बचने के लिए कपड़े का छोटा टुकड़ा लगाया जाता है। इमली के बीज को इलेक्ट्रिक ग्राइंडर में पीसने के लिए इमली के बीज का गोंद तैयार किया जाता है। पहले बीजों को पत्थर की क्यारी पर कुचला जाता था। पत्थर में क्यारी मतलब जिसको हम लोग सिलबट्टा कहते हैं सीधी भाषा में। बाद में गोंद प्राप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा में पानी के साथ इमली के गाढ़े पाउडर को पीस लेते हैं। फिर जब कपड़ा पूरी तरह से सूख जाता है तो मुलायम सफ़ेद पत्थर के पाउडर इमली की गोंद के साथ 1:4 के अनुपात में प्राप्त चिपचिपा लेप को सूती फूक की मदद से सूखे कपड़े पर रगड़ा जाता है। उपरोक्त प्रक्रिया के बाद जब यह सूख जाता है तो वे तेज धार वाली स्टील ग्लास के साथ रगड़ प्रक्रिया का पालन किया जाता है। बाद में उसी प्रक्रिया को गीले सूती पू और पत्थर के साथ दोहराया जाता है। कपड़े को सुखाने के बाद इसे ऊर से लिया जाता है और बिना किसी अपव्यय के आवश्यक आयताकार या चौकोर आकार में काट लिया जाता है। अलग अलग टुकड़ों को सतह के दोनों ओर चिकने कंकड़ जलाने और से पॉलिश किया जाता है। खत्म। चलो कल कुछ पीपीटी और भेजिए हमें, थोड़ा पढ़ लेना, कल उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये इसलिए भेज रहे हैं तुम लोगों को कि तुम्हारे पास ये थोड़ा मटेरियल भी रहेगा, कई बार आगे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।